Good morning to once again. Today I will discuss the statement of the second law of thermodynamics and equivalence of the statement. It is a part of unit 2. The subject name is the thermodynamics. So we will proceed outline of the today lecture. That is the first contain is the limitation of the first law of thermodynamics. Second is the energy reservoir. Third is the heat engine. Fourth is the refrigerator. Fifth is the heat pump. Sixth is the statement of the second law of thermodynamics. Next is the equivalence of the second law of thermodynamics. Then move to the Carnot cycle and derivations. And the last one is that is the reversible and the irreversible process. These are the outline and the contents of the today lectures. Okay, before going on the statement of the second law of thermodynamics, we will discuss about these points. Already discussed in the previous lecture, in the previous slides. ऑलरेडी डिस्कस की क्या लिमिटेशंस होती हैं फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, एनर्जी रिजर्वायर क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, हीट पंप होता है क्या होता है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। फिर भी हम आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि एक एक करके इनके बारे में हम बताएंगे आपको। तो लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो चीजें बोली गई हैं, बताई गई हैं, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि बोल रहा था कि जितनी भी हीट ट्रांसफर हो रही है वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, जो वर्क डन है वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है। तो दिस इज द एग्जांपल, यहाँ की जो हीट है वो हॉटर साइड से कोल्डर साइड की ओर ट्रांसफर हो रही है ना, बट इट इज नेवर ट्रांसफर फ्रॉम द कोल्डर टू द हॉटर साइड बाय इटसेल्फ। तो अपने आप कोल्डर से हॉटर बॉडी तरफ हीट ट्रांसफर नहीं होती है। ऐसा पाया गया, ऐसा देखा गया है कि जो हीट है ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। एक बकेट में आपका ठंडा पानी रखा है, एक बकेट में कोल्ड वाटर रखा है, तो गर्म पानी, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, तो दोनों में क्या होगा आफ्टर सम टाइम की हीट जो है गर्म पानी से निकल के कोल्ड वाटर में जा सकती है ना। तो वहां पे आप देखेंगे कि थोड़ी देर बाद जो गर्म पानी था वो ठंडा हो गया है। तो इट इज ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, कि वहां पे हीट का डिफरेंस हो रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस हो रहा है, जिसकी वजह से कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हाई टू colder side है। तो heat flow from a system of the high temperature to a system of the low temperature and never from the low temperature system to the high temperature system. So why does energy travels always from the higher value to lower value? ये ऐसा क्यों हो रहा है कि एनर्जी का जो लेवल है वो हायर टू लोअर साइड मूव हो रहा है? तो फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऐसा हम बात करते हैं कि हीट लॉस एंड हीट गेन मस्ट बी इक्वल इन द बोथ द प्रोसेस, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली ट्रू कि वहां पे आप ऐसा देखें कि जितनी भी हीट लॉस है वो हीट गेन के बराबर है। तो ये चीजें जो हो रही हैं वो क्यों हो रही है कि वहां पे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हॉटर टू कोल्डर साइड हो रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो जितनी हीट लॉस हुई है उतनी हीट गेन नहीं होती। तो गर्म पानी के द्वारा जितनी हीट लॉस की गई है उतनी ठंडे पानी के द्वारा हीट गेन की गई है, तभी वो ठंडा पानी थोड़ा सा गर्म सा लगने लगा, या बोलना चाहिए उसने हीट ले ली गर्म पानी से और गर्म पानी ने अपनी हीट दे दी ठंडे पानी को। So according to the first can take place first law, it is assumed that the energy can take place in either direction. It does not specify the direction. ऐसा हमने पढ़ा था कि डायरेक्शंस को स्पेसिफाइड नहीं करता है फर्स्ट लॉ, वो बताता ही नहीं है कि हीट ट्रांसफर कहाँ से हो रही है, लेकिन लिमिटेशन में ये सारी चीज निकल के आती है। तो दिस इज द ग्राफ इन विच मैनी थिंग्स आर क्लियर। जैसा कि पावर प्लांट में आप देख रहे हैं, एक पावर प्लांट है जिसका की डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। जैसा कि आप जहाँ पे देखते हैं कि बिजली पैदा होती है, एक प्लांट है जहाँ बिजली पैदा होती है। तो दिस इज द बॉयलर सेक्शन, जहाँ की स्टीम बन रही है, उसको बनाने के बाद सुपर हीट किया जाता है। सुपर हीट करने के बाद उसको रीहीट भी करते हैं आफ्टर द फर्स्ट स्टेज टरबाइन, देन पास टू द लो प्रेशर स्टेज टरबाइन। ये दूसरी स्टेज की जो टरबाइन लगी यहाँ पे पास करते हैं। एक्सपांसन होने के बाद स्टीम को यहाँ पे कंडेंसर में भेजा जाता है, यहाँ की स्टीम कंडेंस होती है। तो यहाँ पे आप ये जो देख रहे हैं कि हीट जो लॉस हो रही है कंडेंसर साइड में हो रही है स्टीम के द्वारा, स्टीम अपनी हीट लूज करता है और कूलिंग वाटर जो कि सप्लाई हो रहा है आपका कूलिंग टावर से या एक्सटर्नल सोर्सेज से, वो अपने उसकी हीट को गेन कर लेता है। तो जो कूलिंग वाटर सप्लाई हो रहा था वो गर्म हो जाता है। तो दिस इज द फैक्ट कि जहाँ पे कि आपका हीट एक्सचेंजिंग टेक प्लेस हो रहा है, या बोलना चाहिए कि यहाँ पे भी यदि आप पानी को गर्म करते हैं तो डायरेक्टली वो स्टीम में नहीं तैयार होता है। पहले वाटर जो है सैचुरेशन कंडीशन में आता है, सैचुरेशन कंडीशन में जाने के बाद वो वेट स्टीम में कन्वर्ट होता है, वेट स्टीम से वो ड्राई स्टीम में बनता है।
तो इट इज ऑल्सो ऑफ ए दैट इज द रिजर्वायर जहाँ की इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं। ओके ओके, मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द आइस इंजन। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कुछ चीजें यहाँ पे मिलेंगी हीट से रिलेटेड। एक तो आपकी ये एग्जॉस्ट शीट है जो कि निकल के जा रही है, साइलेंसर है जिससे कि धुआं निकल के जाता है। वैसे ये एक हीट इंजन है जो कि बहुत लार्ज कैपेसिटी में हीट को अपने अंदर स्टोर किया हुआ है। और ये मल्टी सिलेंडर है, ध्यान रखिएगा। इसमें एक सिलेंडर की जगह 4 सिलेंडर रहते हैं। ये सिंगल सिलेंडर नहीं है, 1 2 3 4 4 सिलेंडर लगे हुए हैं। और जो एरो ये देख रहे हैं ये हीट को शो करते हैं, तो कौन सी हीट अंदर आ रही है और कौन सी हीट बाहर जा रही है ये देखना है अपने को। तो यानी इंटरनल कंबशन इंजन जो कि आपकी व्हीकल्स होती है, जो कि आपकी 4 व्हीलर है, सपोज आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। तो जितने भी हीट कंबशन ऑफ फ्यूल के द्वारा जनरेट हो रही है, जरूरी नहीं कि वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। यदि ऐसा होता तो जितना कंपनी क्लेम कर रही है उतना ही एवरेज रहती गाड़ी, ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कुछ हीट का लॉस हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है सराउंडिंग की तरफ या गैसेस ऑयल की तरफ हो रहा है कूलिंग वाटर की तरफ। ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए पोर्शन ऑफ हीट इनपुट हैज टू बी रिजेक्टेड टू द एग्जॉस्ट गैसेस ऑयल एंड कूलिंग वाटर। तो यहाँ पे वही चीज आपको देखने को मिलेगी। पहली चीज की हीट सप्लाई हो रही थी फ्यूल के फॉर्म में, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कुछ हीट का रिजेक्शन हो गया फ्रैक्शनल लॉसेस के द्वारा। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हीट का लॉसेस हो रहा है फ्रैक्शनल हीट के कारण। फिर कुछ लॉस होगा कूलिंग वाटर की तरफ। कूलिंग वाटर अपने साथ में हीट ले आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंजन को ठंडा करना जरूरी है। यदि इंजन को ठंडा नहीं करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे जो पार्ट्स लगे हुए हैं वो आपस में जल जाएंगे हीट की वजह से। और कुछ हीट जो है सप्लाई हो रही ऑयल के द्वारा, क्योंकि ऑयल जो है गर्म हो जाता है। जब ऑयल सप्लाई किया था गाड़ी के अंदर तो ऑयल जो है काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, तो ऑयल के अंदर भी हीट रहती है। तो फ्यूल के अंदर हीट है, ऑयल के अंदर हीट है, लेकिन ये जो हीट सप्लाई हो रही है उसका पूरा परसेंट जो है वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। उसका कुछ पार्ट जो है फ्रैक्शनल उसमें हीट में कन्वर्ट हो रहा है, या बोलना चाहिए कि जो इनके पार्ट्स लगे हुए हैं जब वो मूव करते हैं तो अपने साथ में हीट को ले आते हैं। साथ ही साथ में जब कूलिंग की जाती है इंजन के अंदर, तो कूलिंग करने की वजह से भी हीट जो है पानी यहाँ पे गर्म होके या एयर जो भी आपकी एयर कूलिंग कर रहे हैं तो एयर के द्वारा, यदि वाटर कूलिंग कर रहे हैं तो वाटर के द्वारा वहाँ पे हीट चली आती है। और कुछ हीट अपने साथ में यहाँ पे एग्जॉस्ट द्वारा चली आती है, जब धुआं जो है साइलेंसर में से बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में आता है। तो ये जो स्मोक निकल के जा रहा है ये अपने साथ में हीट ले आ रहा है। तो ये नेगेटिव क्वांटिटी है कि हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम टू सराउंडिंग। दिस इज द नेगेटिव साइन। सिमिलरली हियर द व्हेन द हीट इज रिजेक्टेड टू द ड्यू टू द फ्रैक्शनल लॉसेस, ये पार्ट्स यदि मूव कर रहे हैं तो उनके मूव करने के कारण वहां पे क्या हो रहा है, फ्रैक्शनल हीट जनरेट हो रही है, तो वो हीट भी अपने साथ में जा रही है। तो ड्यू टू द फ्रैक्शनल मूवमेंट ऑफ द इंजन पार्ट्स, यहाँ पे हीट जो जनरेट हो रही है वो नेगेटिव फॉर्म में है। कूलिंग वाटर के द्वारा भी जो हीट जा रही है वो नेगेटिव फॉर्म में है। तो जो पॉजिटिव हीट आ रही है वो ये यहाँ पे है कि फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम जो है हीट सप्लाई हो रही है। जैसे आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला तो पेट्रोल डालने के दौरान यहाँ पे जो हीट आ रही है वो पॉजिटिव फॉर्म में है, और ऑयल के साथ जो हीट आ रही है वो भी पॉजिटिव फॉर्म में है। तो व्हाट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल अस, क्या बोल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? वो बोल रहा है कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू द हीट एंड हीट इनटू द वर्क, जबकि ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, ऐसा बोल रहा है फर्स्ट लॉ। First law makes no distinction between the forms of energy, silent about the possibility of the energy conversion। वो कुछ भी नहीं बता रहा, वो ये बोल रहा है कि हम ऐसा मान के चलते हैं कि वर्क जो है हीट में कन्वर्ट हो सकता है और हीट जो है वर्क में कन्वर्ट हो सकता है, जबकि ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। और इट इज नॉट सफिशिएंट टू प्रिडिक्ट वेदर ए सिस्टम विल और विल नॉट अंडरगो ए पर्टिकुलर चेंज। ऐसा कुछ भी नहीं बता पा रहा है वो कि जहाँ पे कि वहाँ पे जो सिस्टम में पर्टिकुलर चेंजेस हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। And it is a necessary condition but not sufficient condition for a process to take place। यहाँ पे इस तरह की कोई भी conditions नहीं है, या बोलना चाहिए कोई भी process नहीं हो रही है जो कि sufficient हो सके। तो सेकेंड लॉ क्या बोल रहा है? सेकेंड लॉ जो बोल रहा है ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क। सेकेंड लॉ ने पूरा एकदम ट्रू कर दिया कि जो फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन थी उसने बोला कि कोई भी हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि फ्यूल की हीट एनर्जी को पूरी तरीके से वर्क डन में कन्वर्ट कर सके। यानी इसका मतलब ये है कि कंपनी यदि बोल रही है कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, तो 70 किलोमीटर गाड़ी वास्तव में चलती नहीं है। क्यों नहीं चलती है? वहां पे जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत सारे गड्ढे मिलते हैं, गड्ढे मिलते हैं, आप बहुत बार क्लच अप्लाई करते हो, बहुत बार ब्रेक लगाते हो, ठीक है ना, बहुत बार आपके क्या बोलते हैं टायर में हवा नहीं रहती है बहुत टाइम पे,
तो बहुत बार क्या होता है कि आपका इंजन ऑयल खत्म हो जाता है। तो जरूरी नहीं कि आपकी गाड़ी जो है, जितना कंपनी क्लेम कर रही है कि 1 लीटर में 70 किलोमीटर चलेगी गाड़ी, तो वो 70 किलोमीटर चल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता प्रैक्टिकली। तो सेकंड लॉ जो बोल रहा है, ट्रू कंडीशन बता रहा है कि जितनी भी हीट यदि फ्यूल के द्वारा अंदर आ रही है वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो रही है। दिस इज द प्रैक्टिकल कंडीशन। दूसरा ये जो बोल रहा है कि हीट विल ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर एंड नॉट ए वाइस वर्सा। वो ये भी बोल रहा है कि हीट जो भी है वो हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जा रही है, जबकि फर्स्ट लॉ कभी भी डायरेक्शन शो नहीं कर रहा था, तो जो उसकी लिमिटेशन बन गई थी, उसकी कमजोरी बन गई थी, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेकंड लॉ स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा है कि हीट का जो है ट्रांसफॉर्मेशन है वो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर साइड पे होता है, ना कि लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर साइड पे होता है। वो ऐसा ट्रू बता रहा है। तो जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है कि ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क डन, दिस इज द केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। जबकि दूसरा जो बोल रहा है कि हीट विल बी only transfer from the high temperature to lower temperature, ये बोल रहा है क्लासिक स्टेटमेंट। सेकंड लॉ जो बोल रहा है, ये बोल रहा है इट इज पॉसिबल फॉर एनर्जी ट्रांसफर टू प्रोसीड अलोंग ए पर्टिकुलर डायरेक्शन और नॉट। वो ये बताने चाह रहा है कि जरूरी नहीं कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन सिंगल डायरेक्शन पे हो, यदि दूसरे डायरेक्शन पे भी करना है या बोलना चाहिए कोल्ड टू हाई करना है तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए आपको वर्क डन की जरूरत पड़ेगी। and a cycle only occur if it satisfies the both first law and the second law of thermodynamics। कोई भी साइकिल तभी हम बोल सकते हैं कि हो रही है जब वहां पे फर्स्ट और सेकंड लॉ होगा। फर्स्ट लॉ जहां पे बोल रहा है कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वर्क डन में, वही सेकंड लॉ बोल रहा है कि कोई भी इंजन ऐसा बनाना इम्पॉसिबल है जो कि हीट एनर्जी को वर्क डन में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर सके। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट था, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है, मतलब क्वांटिटेटिव पे बात कर रहा था। सेकंड लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो क्वालिटेटिव स्टेटमेंट पे बात कर रहा है। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी, दिस इज द क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, एंड द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज द क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब कहलाता है कि वहां पे एनर्जी का कितना कितना परसेंट कन्वर्ट किया गया, एंड इट इज आल्सो शो द डिग्रेडेशन ऑफ द एनर्जी। सेकंड लॉ ऑफ द स्टेटमेंट इज शोइंग द डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी का कितना लॉस हो रहा है, कितनी डिग्रेड हो रही है एनर्जी, एनर्जी कितनी तरीके से हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज द एनर्जी रिजर्वायर, जैसे कि हमने बात की थी स्लाइड्स में कि बिफोर गोइंग ऑन द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी रिजर्वायर। तो एनर्जी रिजर्वायर दो तरीके के होते हैं, एक आपका यहाँ पे सोर्स के फॉर्म में देख रहे हैं, जैसा कि आपका पेट्रोल टैंक हो गया, तो वो आपका थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो है सोर्स के रूप में काम आएगा। फिर इंजन आ गया आपका यहाँ पे बीच में, जो आप बॉयलर पंप टरबाइन कंडेंसर देख रहे हैं। तो एक यदि थर्मल पावर प्लांट की बात करेंगे तो बॉयलर पंप टरबाइन कंडेंसर हो गया, जो पावर प्लांट हो गया, वो आपका बोलना चाहिए इस तरह से यहाँ पे इंजन की तरह वर्क कर रहा है। और दूसरा जो है रिजर्वायर यहाँ पे थर्मल इंजीनियरिंग रिजर्वायर सिंक बॉडी हो गई, जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर वर्क कर रही है। तो ये हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है और ये लोएस्ट टेम्परेचर रहता है। अब चूंकि हाईएस्ट टेम्परेचर पे हीट सप्लाई करेंगे तो ये बॉयलर के अंदर हीट आ रही है, हीट सप्लाई करने के बाद स्टीम बन रही है, स्टीम को हमने टरबाइन पे भेजा है, वहां पे एक्सपांसन हो रहा है, टरबाइन से एक्सपांसन होने के बाद स्टीम जो है कंडेंस हो रही है कंडेंसर पे, और कंडेंस होने के बाद स्टीम जो है पंप से निकल के वापस से जो पानी बना था यहाँ पे गर्म पानी, उस गर्म पानी को वापस से बॉयलर में भेज दिया गया है। तो यहाँ से जो वर्क डन मिलेगा ये टरबाइन वर्क डन मिलेगा। दिस इज कॉल्ड WT, WTT मींस द टरबाइन वर्क डन। और जो नेट वर्क डन यहाँ पे मिल रहा है वो नेट वर्क डन पूरी साइकिल का देखा जाएगा कि पूरी साइकिल में कितना वर्क डन किया गया। तो नेट वर्क डन में पंप वर्क को माइनस कर दिया जाएगा, टरबाइन वर्क को ले लिया जाएगा। तो टरबाइन वर्क इज मच मोर ग्रेटर देन द पंप वर्क। पंप वर्क जो है बहुत कम लगता है। जैसे घरों में यदि पानी आपको चढ़ाना है तो चढ़ाने के लिए आप टुल्लू पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो टुल्लू पंप जो आपका इस्तेमाल हो रहा है वो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। उसी तरीके से कंडेंसर से निकलने के बाद जो स्टीम जो रहती है वो कंडेंसेट फॉर्म में रहती है, लिक्विड फॉर्म में रहती है। उस लिक्विड वाली स्टीम को या बोलना चाहिए पंप करने के लिए, बॉयलर पर भेजने के लिए पंप की रिक्वायरमेंट रहती है, इसलिए यहाँ पे एक पंप को दिखाया गया है। तो जो नेटवर्क डन रहेगा ये टरबाइन वर्क माइनस ऑफ पंप वर्क रहेगा, इसे बोलते हैं नेटवर्क डन। और आफ्टर दैट की स्टीम जो रिजेक्ट हो रही थी कंडेंसर साइड पे, उसको हमने सिंक साइड्स पे भेज दिया, उसको हमने एटमॉस्फेयर पे लौटा दिया। जो हीट को हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे उसको हमने एटमॉस्फेयर में भेज दिया, और ये आपका कांस्टेंट टेम्परेचर सिंक बन गया। तो एनर्जी रिजर्वायर दो तरीके के हैं, एक आपका सोर्स टाइप का है, दूसरा सिंक टाइप का है। दोनों ही रिजर्वायर अपने आप में बोलना चाहिए वैल्यू रखते हैं। थर्मल जो रिजर्वायर सोर्स वाला है वो बहुत ज्यादा हीट कंटेंट रखता है, थर्मल रिजर्वायर जो सिंक वाला है वो बहुत कम अमाउंट में हीट को रखता है।
तो विदाउट सफरिंग एप्रिसिएबल चेंज इन इट्स थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट्स ऑल प्रोसेस आर द क्वासिस्टैटिक। ऐसा हम मानते हैं कि जितनी भी प्रोसेस यहाँ पे थर्मोडायनेमिक की हो रही है वो क्वासिस्टैटिक फॉर्म में हो रही हैं। तो थर्मल इंजीनियरिंग रिजर्वायर दैट इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ इनफाइनाइट heat capacity which is capable of the absorbing or the rejecting an unlimited quantity of the heat without suffering appreciable change in thermodynamic quantities। तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी रिजर्वायर जो है एक बहुत बड़ी बॉडी है जिसको डिफाइन किया गया है कि उसके अंदर बहुत सारी हीट है और इट इज कैपेबल ऑफ द एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर हीट सप्लाई कर सकते हैं और रिजेक्टिंग का मतलब होता है कि हीट बहुत ज्यादा अमाउंट में हम रिजेक्ट कर सकते हैं। एंड अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट विदाउट सफरिंग एप्रिसिएबल चेंज इट्स थर्मोडायनेमिक कोऑर्डिनेट। वहां के जितने भी पैरामीटर हैं उनको विदाउट अफेक्टेड किए जितनी भी हीट का एब्जॉर्बेंट हो रहा है, जितनी भी हीट सप्लाई हो रही है, उन सबके लिए एनर्जी रिजर्वायर काम आते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वायर जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं MER जो लिखा हुआ है, दैट इज द मैकेनिकल एनर्जी रिजर्वायर। दैट इज द लार्ज बॉडी इंक्लोज बाय एन एडियाबेटिक। एक एडियाबेटिक बोलना चाहिए कि पूरी तरीके से बॉडी जो है या बोलना चाहिए प्लांट के अंदर को एडियाबेटिक सिस्टम बनाया जाता है जहाँ की वर्क डन हो रहा है। तो जो नेटवर्क डन आपको मिल रहा है वो टरबाइन और पंप वर्क का डिफरेंसेस है। टरबाइन वर्क बहुत ज्यादा रहता है, ये आपको मिल रहा है टरबाइन में से, और जो पंप वर्क देना पड़ता है वो बहुत कम रहता है। तो इट इज कैपेबल ऑफ द स्टोरिंग वर्क एज द काइनेटिक एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ऑल प्रोसेस आर द क्वासिस्टैटिक। जितनी भी प्रोसेस हो रही है वो क्वासिस्टैटिक मैनर में हो रही है। अब हीट इंजन की यदि बात कर लीजिए, हीट इंजन जैसा कि दो रिजर्वायर पे काम करता है, आपका सोर्स और सिंक बॉडी रिजर्वायर पे, और हीट सप्लाई होती है आपकी सोर्स बॉडी से और रिजेक्टेड होती है सिंक बॉडी पे। तो यहाँ पे वही चीज को दिखाया गया कि एक हीट इंजन ऐसी डिवाइस है जो कि हीट को वर्क में कन्वर्ट करती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हीट टू वर्क कन्वर्जन डिवाइस। एंड देयर आर द सेवरल टाइप्स ऑफ द हीट इंजन। बहुत तरह के हीट इंजन होते हैं, बट उनको किस तरीके से समझा सकता है कि दे ऑल रिसीव हीट फ्रॉम ए हाई टेम्परेचर सोर्स। ऑयल फर्नेस से हीट को रिसीव करता है, न्यूक्लियर रिएक्टर से हीट को रिसीव करता है, वो भी हीट इंजन है। दे कन्वर्ट पार्ट ऑफ दिस हीट टू द वर्क। अब ये जरूरी नहीं कि ये जितनी भी हीट आपकी ऑयल फर्नेस से आ रही है, न्यूक्लियर रिएक्टर से आ रही है, वो पूरी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाए। दे रिजेक्ट द रिमेनिंग वेस्ट हीट टू द लो टेम्परेचर सिंक्स। ये बताता है कि जितनी भी हीट यूटिलाइज नहीं हो पाई है वर्क डन में, ठीक है ना, इसको अभी हम आगे अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी के रूप में भी देखेंगे, लेकिन जितनी हीट आपकी यूटिलाइज नहीं हो पाई है वर्क डन में, वो हीट जो है आपकी वेस्टेज के रूप में जा रही है, लो टेम्परेचर सिंक में जा रही है। एंड दे ऑपरेट इन ए साइकिल। ये एक साइकिल के रूप में काम कर रहे हैं, जैसा कि आपकी ऑटो साइकिल है, आप गाड़ी चलाते हैं टू व्हीलर चलाते वक्त में आपने जब पेट्रोल डलाया पेट्रोल पंप से, तो आपने हीट एनर्जी ले ली, पेट्रोल के द्वारा हीट एनर्जी गाड़ी के अंदर आ गई। अब हीट एनर्जी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जितनी भी आपने फ्यूल डलाया है वो आपकी पूरी तरीके से मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट हो सके। जब मैकेनिकल वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है तो कितनी एनर्जी का यूटिलाइजेशन आपका वर्क डन में हुआ, और जो हीट जो यूटिलाइज नहीं हो पाई है उसका कितना परसेंट आपका रिजेक्शन में चला गया है या सिंक बॉडी में चला गया है, वो अपने को देखने लायक रहता है। तो दिस इज द हीट इंजन। जैसा कि आप थर्मल पावर प्लांट में देख रहे हैं कि ये बॉयलर सेक्शन है जहाँ की स्टीम तैयार हो रही है, पानी बॉयलर के अंदर रहता है और हीट सप्लाई करने के बाद यहाँ पे स्टीम के फॉर्म में तैयार होता है। स्टीम यहाँ से निकलने के बाद टरबाइन पे जाती है, टरबाइन में वहाँ पे एक्सपांसन होता है जहाँ की वर्क डन मिलता है। तो जो टरबाइन का वर्क डन है या बोलना चाहिए टोटल वर्क डन है, वो टोटल वर्क डन टरबाइन के वर्क डन और पंप के वर्क डन का एल्जेब्रिक डिफरेंस रहता है। पंप को भी चूंकि यहाँ पे काम देना पड़ेगा आपको, यहाँ पे पंप को बिना काम दिए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो net work output of the system during the cyclic process, it is very easy to understand. After the expansion in the turbine, steam will going into the condenser side. कंडेंसर पे स्टीम जाती है, यहाँ पे इधर पे जाएगी। कंडेंसर में कूलिंग वाटर रहता है जिसकी मदद से स्टीम को ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद स्टीम फिर से वाटर के फॉर्म में तैयार होती है, हॉट वाटर के तैयार फॉर्म में। जैसा कि आप घरों में आपको एग्जाम्पल बता दें इसका कि कंडेंसेशन की प्रोसेस क्या होती है। आपने खाना बनाया या मैगी बनाते हो, आपने प्लेट ऊपर रख दी, भगोने के ऊपर प्लेट रख दी, और आपने सोचा कि मैगी जल्दी बन जाए तो आपने प्लेट रख दी ऊपर उसके ऊपर, तो पानी गर्म हुआ, मैगी डाली और आपकी मैगी तैयार 2 मिनट के अंदर, जैसा कि टीवी के एड में दिखाते हैं। तो आपने वैसा कर दिया। साथ ही साथ में आपने क्या देखा
जैसे ही आपने गैस बंद कर दी तो जब प्लेट को उठाया तो प्लेट में देखा आपने बहुत बड़ी फिल्म में जमी हुई है ना। तो वो क्या हो रहा है, वो कंडेंसेशन की प्रोसेस हो रही है। आप देखेंगे जितनी भी स्टीम बनी थी वो ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद उसमें फिल्म बननी चालू हो गई है, और फिल्म से आप देखेंगे पानी निकलेगा। जब आप उसको उंगली से या अपने किसी उससे करेंगे तो आपको लगेगा कि वहां पे बहुत सारा पानी इकट्ठा है, गर्म पानी। आपकी हो सकता है फिंगर जल भी जाए। तो इस तरीके से जो गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है, उस गर्म पानी को इकट्ठा करने के बाद पंप पे ले आते हैं, और पंप में जाने के बाद जो पानी है वापस से गर्म पानी बॉयलर में भेज दिया जाता है। इस बॉयलर में गर्म पानी चला जाएगा। तो इस तरीके से एक्टिविटीज जो हो रही हैं ये आपकी बॉयलर सेक्शन में हो रही है, जहां पे कि पानी जो है स्टीम के फॉर्म में तैयार हो रहा है। तो हीट इज सप्लाई फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेस। हीट को जो है एक्सटर्नल सोर्स से हम सप्लाई कर रहे हैं। तो हीट इज सप्लाई फ्रॉम दिस सोर्स एंड द हीट इज रिएक्टेड फ्रॉम द दिस कंडेंसर साइड। तो कंडेंसर साइड पे जब हीट रिएक्शन होगा तो हीट रिएक्शन जो है वो लेक या रिवर साइड पे हो रहा है, या बोलना चाहिए हीट का रिएक्शन एटमॉस्फेयर साइड पे भी हम कर सकते हैं। तो दिस इज द हीट इंजन डिवाइस। रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, जैसा कि हमने आपको आउटलाइन में बताया था कि रेफ्रिजरेटर भी है। तो घरों में जो रेफ्रिजरेटर लगा रहता है आपके, एक कंप्रेसर लगा रहता है जो कि बॉटम साइड पे रहता है, कंडेंसर की ट्यूब जो रहती है पीछे साइड पे लगी रहती है। फिर आप ये जो देख रहे हैं इधर पे एवापोरेटर जहाँ की हीट एब्जॉर्ब हो रही है। थ्रॉटल की डिवाइस है। थ्रॉटल की डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कंडेंसर और एवापोरेटर को आपस में जोड़ने का काम करती है। तो जैसा कि आपको बता दें कि घरों में जो रेफ्रिजरेटर रहता है उसकी जो वर्किंग है बहुत ही आसान है। वो भी दो टेम्परेचर लिमिट पे काम करता है। एक आपका हाईएस्ट टेम्परेचर हो गया जहाँ की जो कंडेंसर लगा हुआ है, एंड द कंडेंसर ट्यूब जो आपने घरों में भी देखा और रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में वो पीछे साइड से ट्यूब्स लगी रहती हैं। आजकल रेफ्रिजरेटर क्लोज टाइप के आने लगे हैं, बंद आने लगे, दिखाई नहीं देती हैं। पहले खुले रेफ्रिजरेटर आते थे, आपने यदि देखा हो तो ट्यूब्स लगी रहती थी। इस तरीके से जो दिख रहा है वैसी ही रहती थी, वायर बाउंड टाइप की रहती थी। इसमें जो पाइप है उसका फोल्डेड फॉर्म में रहता था। तो हीट रिजेक्टेड जो है कंडेंसर साइड पे हो रही है सराउंडिंग पे, और एवापोरेटर में हीट एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो एवापोरेटर में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जनरली थर्मोडायनेमिक्स या थर्मल इंजीनियरिंग में दो मीडियम बहुत ज्यादा चलते हैं, एक हीट सप्लाई का और एक हीट रिएक्शन का। यदि बॉडी को हीट सप्लाई करेंगे, बॉडी को यदि आप हीट सप्लाई करेंगे तो हीटिंग इफेक्ट मिलेगा। यदि बॉडी में से हीट रिएक्शन कर रहे हैं यानी हीट निकाल रहे हैं, ठंडी के दिनों में ज्यादातर होता है, तो कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। तो गर्मी के दिनों में जब हीटिंग इफेक्ट मिलता है, मतलब इसका मतलब कि थोड़ा सा भी खाना खा लोगे तो आपको बहुत गर्मी लगने लगेगी। लेकिन ठंड के दिनों में यदि आपने खाना खा भी लिया उसके बाद भी भूख लग रही है, तो इसका मतलब ये है कि वहां से आपकी कंटिन्यूसली हीट निकल रही है। हीट निकलने के दौरान वहां पे कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है आपको। तो ये जो कंडेंसर यूनिट है यहाँ पे आपकी जो है हीट रिजेक्शन हो रही है। तो हीट रिएक्शन सराउंडिंग्स मीडियम पे हो रही है जो आप देख रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जो डिवाइस आप जो देख रहे हैं, ये डिवाइस आपकी एवापोरेटर है जहाँ की हीट एब्जॉर्ब हो रही है। तो हीट एब्जॉर्ब के दौरान कोई भी चीज जो है अपने अंदर हीट को ले रहा है, मतलब वहां की चीज को ठंडा कर रहा है। यदि हीट को खींच रहा है इसका मतलब क्या है, एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है। यदि आपकी बॉडी में से हीट निकाली है तो आपकी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, और यदि आपकी बॉडी की हीट सप्लाई की है तो आपकी बॉडी को हीटिंग इफेक्ट मिलेगा, ऐसा लगे गर्म हो गई बॉडी बहुत ज्यादा आपकी। तो यहाँ से हीटिंग इफेक्ट ले रहे हैं यदि, या बोलना चाहिए कि यदि आप एब्जॉर्ब करवा रहे हैं हीट को, तो यहाँ पे जो चीज रखी हुई है, जैसे आपने आइसक्रीम जमाने के लिए रखी, तो आइसक्रीम तब बनती है, आपने दूध रखा तो दूध से आइसक्रीम कब बनती है, जब यहाँ से हीट निकाल देंगे। तो हीट यहाँ पे कौन निकाल रहा है, रेफ्रिजरेंट निकाल रहा है। तो रेफ्रिजरेंट हीट निकालेगा तब वो जाके वहां पे आइसक्रीम बनेगी। तो रेफ्रिजरेंट ने हीट निकाली, हीट एब्जॉर्ब करी, और रेफ्रिजरेंट जिसे कि आप गैस भी बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में, उसके बाद उस रेफ्रिजरेंट को हमने कंप्रेसर में भेज दिया। क्योंकि रेफ्रिजरेंट में हीट निकाली थी तो रेफ्रिजरेंट गर्म हो गया। अब रेफ्रिजरेंट गर्म यदि हो गया तो उसकी हीट को हमें कहीं फेंकना होगा, अदरवाइज क्या होगा, वो सिस्टम को पूरा डिस्टर्ब कर देगा। तो रेफ्रिजरेंट की जो हीट है, यानी रेफ्रिजरेंट जो आपका लो वेपर टाइप का आ रहा था उसको हमने कंप्रेस किया, तो वो हाई वेपर में कन्वर्ट हो गया, या बोलना चाहिए हाई हीट कंटेंट में कन्वर्ट हो गया, और उसको फिर हमने कंडेंसर साइड पे भेज दिया। कंडेंसर पे जाने के बाद वहां पे हीट रिएक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हुई। कंडेंसर पे जब हीट रिएक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो वहां पे उसके बाद उसकी जो वेपर थी, लिक्विड वेपर थी, उस लिक्विड वेपर को हमने थ्रॉटलिंग डिवाइस से पास किया, जो कि कैपिलरी ट्यूब होती है। ये आपकी एल्युमिनियम की लगी रहती है थ्रॉटलिंग डिवाइस रेफ्रिजरेटर में। तो उस थ्रॉटलिंग डिवाइस से हमने जब रेफ्रिजरेंट वेपर को, लिक्विड रेफ्रिजरेंट वेपर को हमने जब पास किया, तो वो लिक्विड प्लस वेपर के फॉर्म में चेंज हो गया।
ठीक है ना। यहाँ से जब निकल के आएगा, यहाँ से जब निकल के आएगा वो लिक्विड फॉर्म में था, ठीक है ना, और यहाँ से जब निकल के आएगा तो लिक्विड प्लस वेपर के फॉर्म में हो जाएगा। तो लिक्विड प्लस वेपर के फॉर्म में जब हो जाएगा और उसको जब यहाँ पे पास करेंगे तो ये फिर वेपर बन जाएगा। तो ये लो प्रेशर वेपर रहेगा, और आफ्टर द कंप्रेशन जैसे कंप्रेस करेंगे तो वो हाई प्रेशर वेपर में चेंज हो जाएगा। तो कहने मतलब ये जो है दिस इज द एवापोरेटर, जिसे कि आप फ्रीजर का नाम दे रहे हैं। और उसके बाद ये जो है आपका है कंप्रेसर, जहाँ की कंप्रेस हो रहा है, ये जो आप देख रहे हैं डिवाइस। और उसके बाद वो कंडेंसर पे जा रहा है, जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं। कंडेंसर के बाद वो एक्सपांसन डिवाइस में आ रहा है, जहाँ की एक्सपांसन हो रहा है थ्रॉटलिंग डिवाइस के द्वारा। एंड आफ्टर दैट फिर साइकिल वही से रिपीट हो रही है। तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है और यहाँ पे हीट रिजेक्टेड होती है। वर्क डन इधर पे आपको देना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। तो दो साइड होती हैं, एक हाई प्रेशर साइड होती है, दूसरी लो प्रेशर साइड होती है। तो हाई प्रेशर जहाँ पे भी कंडेंसर कंडेंसिंग कर रहा है, हीट को रिजेक्ट कर रहा है सराउंडिंग को, वो आपकी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर साइड है। लो टेम्परेचर और लो प्रेशर साइड जहाँ पे एवापोरेटर लगा है वो कहलाता है। तो इन नेचुरल it cannot be transfer from the low to high without any aid of the work done। तो यदि आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट पहुंचाना है, उसके लिए हमें वर्क डन करना पड़ेगा। दिस इज द प्रैक्टिकल ट्रूथ। तो ये क्लासेस स्टेटमेंट बोलता है जो कि रेफ्रिजरेटर में आप देखते हैं। तो फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, जैसा कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, एक सोर्स बॉडी है, दूसरी सिंक बॉडी है, यहाँ से कुछ वर्क डन मिल रहा है। तो वर्क डन कितना मिल रहा है, ये आपका 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहा है, या आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहा है। इसे हमने सोर्स का नाम दे दिया, इसका नाम सिंक दे दिया। तो सिंक इज द लो टेम्परेचर रिजर्वायर बट सोर्स इज द हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो इफिशियंसी क्या होगी इंजन की, क्योंकि हीट इंजन के लिए हमने इफिशियंसी वर्ड इस्तेमाल किया था। इफिशियंसी का मतलब होता है नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो नेट वर्क डन दैट इज द WT, आपका टरबाइन वर्क माइनस ऑफ द पंप वर्क। तो यहाँ पे हमारे पास टरबाइन और पंप वर्क तो नहीं है, बट हीट सप्लाई और हीट रिएक्शन है। तो टरबाइन में जब यदि हीट आ रही होती है, क्योंकि बॉयलर से स्टीम बनती है और स्टीम में ज़्यादा अमाउंट में हीट रहती है, उसी स्टीम को हम पास करते हैं टरबाइन में। तो दैट इज कॉल्ड Q1, जिसके अंदर बहुत सारी हीट है स्टीम के अंदर, माइनस ऑफ Q2, चूंकि जो पानी नीचे से निकल के आ रहा है कंडेंस होने के बाद वो गर्म पानी है। उस गर्म पानी को हम फिर से वापस से बॉयलर में भेजने काम कर रहे हैं, तो उसके लिए पंप वर्क की रिक्वायरमेंट है। तो Q1 माइनस ऑफ Q2 दैट इज द नेट वर्क डन, एंड द हीट सप्लाई दैट इज कॉल्ड द Q1। तो 1 माइनस ऑफ Q2 बाई Q1। तो Q2 जो है आपका लोएस्ट टेम्परेचर है, ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम हो रहा है, और जो हाईएस्ट टेम्परेचर है Q1 जो है वो 500 डिग्री पे काम कर रहा है। तो एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, 30% से 40% के आसपास निकल के आ रही है। तो ये चीज हमें देखने लायक है कि कितनी एफिशिएंसी निकल सकती है, ठीक है ना। तो इट इज पॉसिबल टू सेव द रिजेक्टेड हीट इन अ पावर साइकिल। ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा पॉसिबल है, कि प्रैक्टिकल पॉसिबल है कि जितने भी हीट रिजेक्टेड हो रही है सिंक बॉडी पे, इसको हम सेव कर सकें पावर साइकिल में। तो आंसर क्या मिल रहा है, नो, बिकॉज विदाउट द कूलिंग इन कंडेंसर द साइकिल कैन नॉट बी कंप्लीटेड। यदि हमने कंडेंसर पे कूलिंग नहीं कराई तो साइकिल जो है कंप्लीट नहीं हो सकती है। एवरी हीट इंजन मस्ट वेस्ट सम एनर्जी बाय ट्रांसफरिंग इट टू ए लो टेम्परेचर रिजर्वायर इन ऑर्डर टू कंप्लीट द साइकिल इवन इन आइडियलाइज साइकिल। जितने भी हीट इंजन हैं वो वेस्ट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं ताकि लो टेम्परेचर रिजर्वायर जो है वो साइकिल को कंप्लीट कर सके। तो दिस इज द प्रैक्टिकल ट्रूथ। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड द हीट पंप। आपने क्या देखा, डिजायर आउटपुट आपको दो जगह दिखा मिल रहा होगा। यहाँ पे डिजायर आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे डिजायर आउटपुट। तो एक है डिजायर आउटपुट आपका रेफ्रिजरेटेड स्पेस, यहाँ पे आपको कूलिंग चाहिए, और यहाँ क्या चाहिए आपको, यहाँ पे आपको चाहिए हीटिंग इफेक्ट। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर से हमें जब तक ठंडक नहीं मिलेगी तब तक किस बात का रेफ्रिजरेटर। इसी तरीके से यदि आपको पंप में से कूल हीटिंग इफेक्ट नहीं मिलेगा तो किस बात का पंप। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो आपका घरों में डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर था, जैसे कि ये रेफ्रिजरेटर है, तो वो बोल रहा है हनी आर यू एयर कंडीशनिंग इन द आउटडोर। तो उसने बोला नो आई एम हीटिंग द हाउस। तो जनरली क्या होता है, कई बार एयर कंडीशन दो तरीके से वर्क करता है। कैसे कि आपने यदि आपने अंदर रूम साइड पे लगा दिया तो वो उसकी ठंडक दे रहा है,
और जैसे ही आपको लगा कि नहीं अब हमें ठंडक नहीं चाहिए, आपने एयर कंडीशन को घुमा के रख दिया, उल्टा कर दिया, तो क्या मिलने लगा? हीटिंग इफेक्ट मिलने लगा। तो रेफ्रिजरेटर और जो पंप रहता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन की तरह वर्क करते हैं। एक का डिजायर आउटपुट आपका कूलिंग का है, तो दूसरा डिजायर आउटपुट आपका हीटिंग का है। तो यहाँ पे वही चीज दिखाई गई है। रेफ्रिजरेटर को भी लेकिन काम करने के लिए वर्क डन चाहिए जो आप देख रहे हैं, और पंप को चलाने के लिए भी वर्क डन चाहिए। तो जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस रहता है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो रहता है उसका वो ज्यादा रहता है कंपेरेटिव टू डिजायर्ड टेम्परेचर, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे जो डिजायर्ड टेम्परेचर है उसे हमें ज्यादा चाहिए रहता है कंपेरेटिव टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो हियर इट इज अ वार्म एनवायरनमेंट जहाँ की T=2 एटमॉस्फेरिक है, एंड हियर इट इज अ कोल्ड एनवायरनमेंट जहाँ की T=T एटमॉस्फेरिक है। तो रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए भी कंप्रेसर लगाया गया ताकि लो टेम्परेचर हीट को हाई टेम्परेचर में पहुंचा सके। इसी तरीके से पंप को चलाने के लिए भी हमने वर्क डन दिया जो कि कोल्ड एनवायरमेंटल से हीट उठा के वार्म हाउस या बोलना चाहिए आपके जो रूम है, डोमेस्टिक रूम है, वहां पे आपको सप्लाई कर सके। तो दिस इज द प्रैक्टिकल ट्रूथ जहाँ की रेफ्रिजरेटर एंड द हीट पंप जो है अलग अलग तरीके से अपना आउटपुट दे रहे हैं। रेफ्रिजरेटर को जो आउटपुट चाहिए या जो वहां से आउटपुट मिल रहा है हमें वो कूलिंग इफेक्ट के रूप में मिल रहा है, जबकि पंप में से जो डिजायर आउटपुट मिल रहा है वो हीटिंग इफेक्ट के रूप में मिल रहा है। तो दिस इज द कंडीशन कि जैसा कि परफॉर्मेंस हमने हीट इंजन की निकाली थी वैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस निकाल सकते हैं आपके रेफ्रिजरेटर की और पंप की। तो जैसा कि हमने बताया था पहले की स्लाइड में भी कि परफॉर्मेंस ऑफ एनी रेफ्रिजरेटर दैट इज द मेजर ऑफ द वर्ड, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट रिमूव्ड बाय द रेफ्रिजरेटर, तो कितनी हीट रिमूव हुई रेफ्रिजरेटर को वो देखना है और कितना वर्क सप्लाई किया गया। तो हीट रिमूव यहाँ से Q2 अमाउंट की गई, Q2 upon W that is the COP of the refrigerator। तो Q2 जो है हीट रिएक्शन है और जो आपका Q1 जो है वो हीट एब्जॉर्बेंट है। तो यहाँ पे अपने को ये देखने लायक है कि जो रेफ्रिजरेटर की परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से हम मेजर करेंगे। हीट पंप की यदि बात करें तो हीट पंप जो है इस तरीके से वर्क कर रहा है आपका जो आप देख रहे हैं, दैट इज द हीटेड स्पेस, and again when the heat is absorbing from this atmospheric side and the heat is supplied to the room side, so COP of the heat pump that is a Q1, Q1 is the amount that is supplied to the room side, and the W which is called a pump work,